अगस्त रूस के लिए कभी अच्छा महीना नहीं रहा। प्रथम विश्व युद्ध और सोवियत संघ को गिराने वाला असफल तख्तापलट दोनों अगस्त में हुए थे। आज भी ज्यादातर रूसी ब्लैक अगस्त याद करते हैं, जब रूस ने अपने कर्ज पर डिफॉल्ट किया था, रूबल गिर गया, बैंक फेल हो गए और आम रूसी लोगों ने अपनी पूरी जीवन भर की बचत को एक रात में गायब होते देखा। फिर से अगस्त, और सोचिए क्या, ये पुतिन के कार्यकाल में हुआ था। रूसी विश्लेषक अभी चुपचाप जिन तमाम पैमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके हिसाब से अगस्त 2026 व्लादिमीर पुतिन के 25 साल के शासन का सबसे खराब महीना बनता जा रहा है। ईंधन संकट और गंभीर हो रहा है। रूसी बॉन्ड बाजार बंद हो गया क्योंकि कोई भी सरकारी कर्ज नहीं खरीद रहा था। रूसी शेयर बाजार लगभग 30 वर्षों में सबसे लंबी गिरावट में है। अब रूसी अर्थव्यवस्था रोज अरबों डॉलर गंवा रही है। पुतिन इतने डरे हैं कि उन्होंने अपने करीबी लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। मैं वादा करता हूँ, वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे क्यों। रूसी ओलिगार्क अब अगस्त 2026 की खुलकर तुलना 1991 से कर रहे हैं। रूस के शीर्ष व्यापारियों में से एक को अभी गिरफ्तार क्यों किया गया है और क्यों? एक यूक्रेनी अभिनेता जिसने एक रूसी फिल्म में नेपोलियन की भूमिका निभाई थी, अब मॉस्को को जला रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम सैम है। आप देख रहे हैं बिजनेस बेसिक्स और निश्चित रूप से हम उन बड़े हमलों के बारे में बात करेंगे जो अभी अभी हुए हैं। यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी कंपनी का 50% हिस्सा नष्ट कर दिया। लेकिन उससे पहले जानते हैं रूसी ओलिगार्क तख्तापलट क्यों मांग रहे हैं। इस ट्वीट को देखिए। ये मिखाइल खोदरकोव्स्की का ट्वीट है, जो रूस के सबसे अमीर लोगों में थे। उन्होंने पुतिन के खिलाफ बोलने की गलती की और 10 साल जेल में डाल दिए गए। फिर उन्हें देश छोड़ना पड़ा। अब वह यही कह रहे हैं। अगस्त आ रहा है, जो रूस में तख्तापलट और डिफॉल्ट के लिए जाना जाता है। आपदाएं। इस साल शासन, ईंधन संकट, रुके मोर्चे और चुनावों के साथ प्रवेश कर रहा है। विशेष चुनावी ऑपरेशन जैसे 3 दिन का विशेष सैन्य ऑपरेशन। मॉस्को पर नजर रखें, अब वे मजाक नहीं कर रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता आप इतिहास के किस हिस्से को देखें, चाहे प्रथम विश्व युद्ध से पहले या बाद, सोवियत संघ से पहले, बाद या सिर्फ पिछले साल। अगस्त रूस के लिए कभी अच्छा महीना नहीं रहा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको इस युद्ध का सबसे अजीब ऐतिहासिक संयोग दिखाना चाहता हूँ। शायद आप जानते हैं, 1812 में नेपोलियन बोनापार्ट ने रूस पर हमला कर मॉस्को जला दिया था। तो अंदाजा लगाइए क्या हुआ। 200 साल बाद 2012 में एक अनजान यूक्रेनी कॉमेडियन, जिसका नाम ज्यादातर लोग ठीक से नहीं बोल सकते थे, कम से कम ज्यादातर अमेरिकियों ने, एक कम बजट यूक्रेनी कॉमेडी में नेपोलियन की भूमिका निभाई। उस अभिनेता का नाम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की था, जिसमें 2 वायस है। मैं नहीं जानता किसका उच्चारण करना है। खैर, अंदाजा लगाइए, 2026 में वही यूक्रेनी अभिनेता यूक्रेन का राष्ट्रपति है और वो एक बार फिर मॉस्को को आग लगा रहा है। और मुझे लगता है कि इस बार हर कोई जानता है कि उसका नाम कैसे उच्चारित करना है। अब सब जानते हैं कि हाल के महीनों में यूक्रेनी लंबी दूरी के हमले मॉस्को में हर जगह हो रहे हैं। सभी सुविधाएं और वाइल्ड बेरीज के गोदाम, लॉजिस्टिक्स हब, जो भी आप सोचे, यह क्रेमलिन के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि लोग युद्ध के विरोधी हो रहे हैं। अब रूसी लोग सोशल मीडिया पर कैमरे के सामने आ रहे हैं। लोग सार्वजनिक रूप से पुतिन से विशेष सैन्य अभियान खत्म करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको वह क्लिप दिखाऊं, मैं जल्दी से अगस्त की उस सूची पर नजर डाल लेता हूं। रूसियों के लिए अगस्त बुरा महीना क्यों है, इसकी ऐतिहासिक सूची है। यह एक अहम पैटर्न है, तो मैं बड़ी घटनाएं बताता हूं जिन्हें सब याद रखते हैं। अगस्त 1914 में जर्मनी ने रूस पर युद्ध घोषित किया था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, जो रूसी साम्राज्य का अंत कर देता है। फिर अगस्त 1917 में रूसी अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंका जाता है, जिससे बोल्शेविक क्रांति होती है और सोवियत संघ स्थापित होता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम अगस्त 1991 में आते हैं। मुझे लगता है कि हर कोई उस कुख्यात तख्तापलट को याद करता है, जब सोवियत कट्टरपंथियों ने गोर्बाचेव को सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से हटाने की कोशिश की थी। वे असफल होते हैं, लेकिन अंत में सोवियत संघ के पतन की शुरुआत कर देते हैं, जिसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहां अगस्त 1998 में पुतिन क्रेमलिन के भीतर तेजी से उभर रहे हैं। और यही वो समय है जब असली ब्लैक अगस्त होता है। आर्थिक दृष्टि से आधुनिक रूसी इतिहास का सबसे बुरा महीना। रूस अपने घरेलू कर्ज पर डिफॉल्ट कर जाता है, जिससे रूबल का पतन हो जाता है। बैंक फेल होने लगते हैं, रूसी बैंक फेल होने लगते हैं, और फिर आम रूसी लोग कुछ ही दिनों में अपना सब कुछ खो देते हैं। स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि रूस को अमेरिका और IMF से सार्वजनिक रूप से आपातकालीन मदद की गुहार लगानी पड़ती है। पुतिन खुद इसे अपनी आंखों से देखते हैं, क्योंकि वे मॉस्को सत्ता केंद्र के करीब हैं।
वे येल्सिन सरकार का हिस्सा है। अभी वे शीर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने की राह पर हैं। असल में वह अपनी जीवनी में इसका जिक्र करते हैं, जो 2 साल बाद प्रकाशित होगी, जब वह राष्ट्रपति पद के लिए प्रचार कर रहे होंगे। यह एक अलग वीडियो का विषय है, लेकिन पुतिन इसे याद रखते हैं। अंदाजा लगाइए क्या? अगस्त पुतिन के लिए कभी अच्छा नहीं रहा, राष्ट्रपति बनने पर भी नहीं। सोचिए, रूस के राष्ट्रपति के रूप में उनका पहला अगस्त शायद उनके जीवन का सबसे बुरा महीना था। उस महीने मॉस्को में केंद्रीय इलाके के पास बम धमाके हुए। इसके बाद कुर्स्क आपदा हुई, जिसमें पनडुब्बी गायब हो गई। फिर कुर्स्क पनडुब्बी पूरे दल समेत डूब जाती है जब व्लादिमीर पुतिन छुट्टी पर थे। वह तय करते हैं कि यह इतनी बड़ी बात नहीं है, इसलिए वे छुट्टी पर ही बने रहते हैं। यह एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है और जब वे आते हैं तो वहां हंगामा हो जाता है। जनता उनके खिलाफ हो जाती है और उन्हें लाइव टीवी पर पुतिन से शिकायत कर रही महिला को शांत करने के लिए दवा देनी पड़ती है। इसका क्लिप यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि तभी से पुतिन ने तय किया कि अब वो बिना स्क्रिप्ट के इंटरव्यू नहीं देंगे और खुद को बुरी खबरों से नहीं जोड़ेंगे। इसलिए रूसी जनता को बुरी खबर सुनाने का जिम्मा किसी और को मिलता है। पुतिन के करीब लोग बुरी खबरें देते हैं, जबकि पुतिन सिर्फ अच्छी खबरों के साथ आते हैं। आइए आगे बढ़े और अगस्त 2023 तक पहुंचे। यही समय है जब प्रिगोजिन का विमान गिरता है। ये सबसे कमजोर पैटर्न है, क्योंकि ये रूस के लिए उतनी बुरी खबर नहीं है, लेकिन एक तरह से बुरी है, क्योंकि प्रिगोजिन पुतिन को हटा सकते थे, लेकिन उसने अपना मौका छोड़ दिया। उसने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। फिर भी अगस्त 2023 में उसका विमान गिरता है और अगस्त 2024 में रूस पहला परमाणु हथियार संपन्न देश बनता है, जिससे आक्रमण झेलना पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार रूसी क्षेत्र में विदेशी सैनिक है और पुतिन पहले रूसी राष्ट्रपति हैं जिन्हें रूस पर हुए आक्रमण का सामना करना पड़ा है। मैं यूक्रेनी जवाबी हमले की बात कर रहा हूं, जिसमें कर्स्क क्षेत्र का रूसी हिस्सा कब्जे में लेकर यूक्रेन ने लंबे समय तक रखा। पुतिन को वह क्षेत्र वापस पाने के लिए उत्तर कोरिया से मदद मांगनी पड़ी। स्थिति इतनी खराब हो गई थी, और अंदाजा लगाइए क्या? अब कई लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगला महीना अगस्त 2026 शायद सबसे बुरा हो सकता है। इस बात पर लौटते हैं कि आम रूसी लोग क्या कह रहे हैं, जबकि यूक्रेन हर रात रूस पर हमला कर रहा है। आप देख सकते हैं, एक रूसी लड़की अपने पीछे जलते शहर को फिल्मा रही है। फिर स्क्रीन पर कैप्शन आता है, धन्यवाद अंकल वोवा सुंदर सूर्योदय के लिए। व्लादिमीर पुतिन का निकनेम वोवा है। इस क्लिप के गाने में पुतिन का मजाक उड़ाया गया है। हम गाना नहीं चला सकते, लेकिन उसकी लाइन कुछ ऐसी है, व्लादिमीर पुतिन शानदार। इसे पुतिन समर्थक गाना माना जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि स्क्रीन पर जो दृश्य है उन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि यह गाना पुतिन का मजाक क्यों उड़ा रहा है। रूसी शहरों में आग के बीच लोग इस गाने से पुतिन को देश के लिए किए कामों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है, आगे और देखने को मिलेगा। पिछले 2 दिनों में यूक्रेन ने 2 या 3 और वाइलवेरी वेयरहाउस पर हमला किया है। अब रूसी लोग पुतिन से कह रहे हैं कि विशेष सैन्य अभियान खत्म करो। सुनिए, मैं अब अपने आंसू नहीं रोक पा रहा हूं। मैं अब आंसू नहीं रोक पा रहा हूं। सिर्फ 20 मिनट पहले ड्रोन ने क्रास्नोडार वेयरहाउस पर हमला किया। क्रास्नोडार गोदाम पर हमला हुआ। अब क्रास्नोडार वेयरहाउस में आग लगी हुई है। सोचिए, वहां हमारी कितनी चीजें रखी थीं। धत्तेरे की। मुझे पहले ही, सच कहूं, मैं चाहता हूं कि यह विशेष सैन्य अभियान खत्म हो। कितने लोग मर रहे हैं, इतने सारे उद्यमी परेशान हो रहे हैं। 6ठा महीना। अब हमें 6ठे महीने के लिए अपने टैक्स रिपोर्ट जमा करनी है। छमाही फाइलिंग्स। मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तुम समझ रहे हो? क्रास्नोडार वेयरहाउस। जरा सोचो, 20 मिनट पहले एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया, भाई माफ करें, मुझे ये नहीं भेजना था, ये वीडियो है। 20 मिनट पहले वाइल्ड बेरीज का क्रास्नोदार गोदाम नष्ट हुआ। वोल्गोग्राद में, क्रास्नोडार्स्की में। मुझे नहीं पता कि इस स्थिति को कैसे संभालूं। अगले क्लिप पर जाने से पहले मैं एक जरूरी संदर्भ देना चाहता हूं। पिछले हफ्ते से यूक्रेन इन गोदामों पर हमला कर रहा है। रूसी लोग, खासकर रूसी व्यवसायी, छोटे व्यवसायी, इन हमलों की वजह से उन्होंने शायद अरबों डॉलर खो दिए हैं, क्योंकि उनके पास इन गोदामों में बहुत सारा माल जमा था। अब ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले क्लिप में हमारे पास एक और रूसी महिला है जो बता रही है कि कैसे इस युद्ध की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। पहले उसने अपने पति को विशेष सैन्य अभियान में खो दिया। उसका पति शायद पुतिन द्वारा दिए जा रहे बोनस और तनख्वाह के लिए
यूक्रेन मोर्चे पर गया था, लेकिन दुर्भाग्य से वह लौट नहीं सका और उसके ऊपर से उसने खुद का कारोबार शुरू कर दिया। वह वाइल्ड बेरीज पर बेचने लगी, लेकिन विशेष सैन्य अभियान के कारण काम नहीं चल पा रहा। सुनिए। समझाइए, ये कब खत्म होगा? मुझे समझाइए, ये कब, ये साला बुरा सपना कब खत्म होगा? हमारी सरकार खेल खेलना कब बंद करेगी? सबसे पहले मेरे पति मारे गए थे, फिर मैंने खुद को पूरी तरह से काम में झोंक दिया। वाइल्ड बेरीज पर मैंने पिछले साल 2 मिलियन रूबल गंवाए। मुझे वर्किंग कैपिटल लोन लेना पड़ा। फिर बैंक ने क्रेडिट हॉलिडे के कारण मुझे धोखा दिया, मेरा बुरा हाल हो गया। बैंक ने मुझे क्रेडिट कार्ड की वजह से धोखा दिया। क्योंकि मैंने सिर्फ 1 महीने का क्रेडिट हॉलिडे लिया था। उन्होंने मुझ पर $700 और थोप दिए, उसके ऊपर 1000 रूबल और जोड़ दिए। द्वारा एक बस मेरी यूं ही, बात बिना सुनो। किसी वजह के मैंने उसे बस यूं ही बर्बाद कर दिया। मैंने उसे यूं ही बर्बाद कर दिया। क्योंकि मैं ये लोन बंद नहीं कर पाई, मुझे इसके ऊपर एक नया लोन लेना पड़ा। एक कमबख्त कर्ज का जाल। मैं हार गई, विजेता हार गया। फिर एक ठेकेदार ने मुझसे 2 मिलियन ठगे। अब वाइल्ड बेरीज के गोदामों में मेरी बची इन्वेंट्री जल रही है। मैंने 1 साल में बड़ी रकम खो दी। साथ ही मैंने 4.5 मिलियन का कर्ज भी ले लिया है। इसमें होम लोन को तो गिना ही नहीं है। और क्या शायद इतना ही काफी है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण संबंध है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। भले ही इन सभी क्लिप्स में बहुत से लोग आर्थिक समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, ये समस्याएं जल्द ही राजनीतिक हो सकती हैं। रूसियों को उनकी स्थिति से युद्ध घर आने के बाद से असंतोष है, जैसा यूक्रेनियन कहते हैं। रूस काफी समय से यूक्रेन पर हमला कर रहा है, लेकिन रूसियों पर इसका असर नहीं था, इसलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ा। अब पिछले 10 महीनों में यूक्रेन पलटवार कर रहा है। रूस के लोग इस युद्ध से अब कहीं ज्यादा नाखुश है जितने वे हमलों के शुरू होने से पहले थे। अब सारा गुस्सा ओलिगार्क्स पर राजनीतिक दबाव में बदल गया है कि वे आम रूसियों की मदद करें। और अंदाजा लगाइए, क्या वाइल्ड बेरी की सीईओ ने मेरी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले ही घोषणा की कि वह युद्ध में अपनी जमा पूंजी गंवाने वाले सभी विक्रेताओं को मुआवजा देंगी। दुर्भाग्यवश ये घोषणा वैसी नहीं है जैसी दिखती है, क्योंकि उन्होंने कई कानूनी बातें कही ताकि सभी को भुगतान से बचाया जा सके। और ये एक ऐसी बात है जिस पर हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए उन रसूखदार लोगों की बात करें जिन्हें पुतिन गिरफ्तार कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ यूक्रेनी हमलों ही नहीं, अपने दोस्तों से भी डरते हैं। मुझे लगता है वह स्टालिन 2.0 बन रहे हैं। देखिए, अब क्रेमलिन एक जार में बंद मकड़ियों जैसा हो गया है। क्रेमलिन के रसूखदार लोगों के बीच अब सबका सबके खिलाफ युद्ध शुरू हो गया है और पुतिन के करीबियों की अभूतपूर्व गिरफ्तारियां हो रही हैं। वे लोग पहले मानते थे कि उन पर हाथ नहीं डाला जा सकता और उनकी ये स्थिति हमेशा बनी रहेगी। अब सब समझ गए हैं कि उनके निशाने पर आने में बस वक्त की बात है। हालिया गिरफ्तारियां दिखाती है कि सिस्टम में दरारें आ गई हैं। सबसे अहम गिरफ्तारी और आपराधिक मुकदमे हैं। पुतिन के करीबी गुट से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वे बहुत लंबे समय से उनके करीबी सहयोगी रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय में नेतृत्व पदों पर भी सफाई अभियान चल रहा है। भ्रष्टाचार और गबन के खिलाफ लड़ाई के बहाने एक बड़े पैमाने के अभियान के तहत पूर्व रक्षा मंत्री शोइगु के लगभग सभी करीबी या तो मुकदमे से पहले की हिरासत में है या नजरबंद है। फिर हमारे पास उन सभी लोगों के नाम हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा राज्यपालों और मेयरों के बीच भी व्यापक सफाई अभियान चल रहा है। सबसे हाई प्रोफाइल लोग वही हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन मुकदमों और गिरफ्तारियों से क्रेमलिन में प्रभाव के पुनर्वितरण का संकेत मिलता है। संसाधनों की बढ़ती जंग और यह तथ्य कि अब अभिजात वर्ग को हाथ ना लगाने का सिद्धांत पुतिन के पुराने दोस्तों पर भी लागू नहीं होता। पुतिन पुराने दोस्तों को सताने और खत्म करने में लगे हैं, जबकि वे अपनी जान को लेकर और डरे हुए हैं। हमने यह बात अपनी पिछली वीडियो में भी कही थी। रूसी अभिजात वर्ग के शीर्ष पर डर फैला है। कुछ लोग पुतिन से डरते हैं, लेकिन पुतिन भी दूसरों से डरते हैं। अब एक ओलिगार थे जिन्होंने हाल ही में बयान दिया था। उन्होंने एक पश्चिमी प्रकाशन द इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू दिया, जिसे हमने अपने मेंबर्स के वीडियो में कवर किया था। लेकिन वह इंटरव्यू निश्चित रूप से दिलचस्प था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वह एक नकली इंटरव्यू था। वह एक विवादास्पद इंटरव्यू था जिसमें वह रूस की आर्थिक विफलता की आलोचना कर रहे थे, जिससे रूस गुजर रहा है। लेकिन वह पुतिन या यूक्रेन को दोष नहीं दे रहे थे, बल्कि युद्ध की बात ही टाल दी थी। पश्चिम देश रूस के पतन का जोखिम नहीं उठा सकते, यही उनकी असली चेतावनी थी। इसी कारण कई लोग उस लेख से नाराज हैं और हमने ये बात अपने सदस्यों के वीडियो में भी कही थी। फिर भी हम देख रहे हैं कि यह बार बार हो रहा है। कई धनकुबेर समझ रहे हैं कि रूस में वे उतने सुरक्षित नहीं हैं जितना सोचते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके लिए देश से बाहर निकलना भी आसान नहीं है, क्योंकि उन पर प्रतिबंध लगे हुए हैं और उनकी बहुत सी संपत्ति रक्षा उद्योग से जुड़ी हुई है, जिसमें रूस बहुत पैसा लगा रहा है। अब ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये कोई नई बात नहीं है। मुझे यकीन है कि आप लोग स्टालिन के समय हुई ग्रेट पर्ज को याद करते होंगे। माओ भी कुछ ऐसा ही करते थे।
जहां वे अपने करीबी लोगों को नियमित रूप से गिरफ्तार करवा देते थे। आमतौर पर ऐसी कार्रवाइयां तब होती है जब नेताओं को अपनी सत्ता और स्थिति का डर सताने लगता है। मुझे लगता है कि यही बात व्लादिमीर पुतिन के साथ भी हो रही है। अब दुर्भाग्यवश व्लादिमीर पुतिन के लिए बुरी खबरें सिर्फ देश के अंदर से नहीं आ रही है। सिर्फ घरेलू बाजार ही उन्हें परेशान नहीं कर रहा है, उन्हें मोर्चे से भी बुरी खबरें मिल रही हैं। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो में इसे कवर किया था, जहां हमने एक नया आंकड़ा के बारे में जाना जो वाकई चौंकाने वाली थी। जहां एक औसत रूसी सैनिक मोर्चे पर सिर्फ 20 से 30 मिनट ही जीवित रहता है। यही औसत जीवन काल है, जिस पर यकीन करना मुश्किल था। लेकिन अंदाजा लगाइए क्या हुआ। CIA ने अभी इसकी सार्वजनिक रूप से पुष्टि कर दी है। यहाँ हमारे पास CIA निदेशक जॉन रैडक्लिफ हैं, जो दुनिया को ठीक वही बता रहे हैं जो CIA जानती है। सुनिए। यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में अभी पहुंचने वाले एक रूसी भर्ती की औसत जीवन प्रत्याशा अनुमानित रूप से 20 से 30 मिनट के बीच है। 20 से 30 मिनट। और इसका कारण यह है, आप जानते हैं AI संचालित ड्रोन इतने विशेषीकृत कम लागत वाले मारक मशीन बन गए हैं। एक जरूरी बात यह है कि ये जानकारी यूक्रेनी खुफिया एजेंसी से नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के पास रूस के बारे में गलत जानकारी फैलाने का कारण है, क्योंकि उन पर आक्रमण हो रहा है। वे हर मोर्चे पर, जिसमें सूचना का मोर्चा भी शामिल है, जितना संभव हो सके जीतना चाहते हैं। यह जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी से है, इसलिए इसमें ज्यादा विश्वसनीयता है, लेकिन ये पूरी तरह सटीक नहीं हो सकती। सिर्फ यह कि जीवन काल मिनटों में मापा जा रहा है, यह अपने आप बता देता है कि रूस के यह युद्ध जीतने वाले दावों की सच्चाई क्या है, जैसा रूसी युद्ध ब्लॉगर कहते रहते हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह संभव क्यों है। इसका संबंध यूक्रेनी ड्रोन नवाचार से है। यह भी एक ऐसी बात है जिसे हमने हाल ही में सदस्यों के वीडियो में कवर किया था। लेकिन यूक्रेन वर्तमान में हर दिन 2 नए ड्रोन डिजाइन को मंजूरी दे रहा है, और यह आंकड़ा 2026 का है। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। तो संभवतः इस साल उनके पास 200 से ज्यादा डिजाइन मंजूर हो चुके हैं, और जाहिर है उनमें से कुछ डिजाइन तमाम टेस्टिंग के बाद आखिरकार मोर्चे तक पहुंच जाते हैं, और इससे यूक्रेन को जो भी हासिल करना है उसे हासिल करने में मदद मिलती है। हाल ही में यूक्रेन ने नया डिजाइन पेश किया है, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जहां यह किसी गोला बारूद या विस्फोटक की तरह नहीं गिरता। यह रोबोट्स को वहां गिराता है जहां यूक्रेन उन्हें गिराना चाहता है, और फिर रोबोट्स वही ऑपरेशन करते हैं जिसके लिए उन्हें प्रोग्राम किया गया है, या अगर उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। ये कुछ ऐसा है जिसे मुझे और गहराई से देखना होगा, लेकिन हम इसे आने वाले वीडियो में जरूर कवर करेंगे। तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। लेकिन जो यूक्रेन कर रहा है वो इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि विषम युद्ध, असिमेट्रिक वॉरफेयर कैसा दिखता है जब एक छोटा देश बड़े देश से ज्यादा नवाचार और आविष्कार करने का फैसला करता है। इसी वजह से यूक्रेन फ्रंट लाइन पर बढ़त हासिल कर रहा है। फ्रंट लाइन की बात करते हुए मेरे पास सुनने वालों के लिए एक जरूरी संदेश है। ध्यान दें, यूट्यूब पर जब क्रिएटर्स कहते हैं चैनल सपोर्ट करें लेकिन बदले में कुछ नहीं देते, ये मुझे कभी पसंद नहीं आया। मैंने भी ऐसा किया है, इसलिए जानता हूँ ये गलत है। मुझे हमेशा लगता था ये उल्टा है, इसलिए हमने बेसिक्स इनसाइडर बनाया। मेंबर बनने पर आप सिर्फ चैनल को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि बदले में कीमती चीज भी पाते हैं। हर दिन एक्सक्लूसिव वीडियो अपलोड करते हैं जो यहाँ यूट्यूब पर नहीं दिखती, क्योंकि सच कहूँ तो हम उन्हें यहाँ पोस्ट कर ही नहीं सकते। हम जिन कहानियों को कवर करते हैं उनमें हम और भी गहराई में जाते हैं। हम उन डिटेल्स पर ज्यादा समय देते हैं जो इन वीडियोस में फिट नहीं हो पाती, और जाहिर है वो डिटेल्स भी जो एल्गोरिदम को पसंद नहीं आती। हम चक फार जैसे अनुभवी सैन्य पूर्व सैनिकों को लाते हैं जो फ्रंट लाइन फुटेज को विस्तार से समझाते हैं और असल हालात बताते हैं। हम तथ्य और प्रोपेगेंडा में फर्क कर सकते हैं। बेसिक्स इनसाइडर का एक बड़ा फायदा यह है कि हम विज्ञापनों पर निर्भर नहीं हैं, इसलिए हमें एल्गोरिदम की ज्यादा परवाह नहीं करनी पड़ती। एल्गोरिदम हमारे कंटेंट को बढ़ाए या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम उन कहानियों को भी कवर कर सकते हैं जिन्हें हम वरना कवर नहीं करते, क्योंकि हमें विज्ञापन दाताओं की परवाह नहीं है। ये बिना सेंसरशिप के विस्तारित कवरेज है उन लोगों के लिए जो संघर्षों को सुर्खियों से आगे समझना चाहते हैं। मैं छुपा नहीं रहा कि आपकी सदस्यता हमें भी मदद करती है। YouTube का एल्गोरिदम लगातार बदलता रहता है। विज्ञापन से होने वाली कमाई कभी बढ़ती है, कभी घटती है, और वीडियो एक दिन सुझाए जाते हैं तो अगले दिन गायब हो जाते हैं। इसलिए सदस्यों का एक समुदाय बनाना हमारे लिए यह मुमकिन बनाता है कि हम स्वतंत्र रूप से कवरेज करते रहें, बिना पूरी तरह एल्गोरिदम पर निर्भर हुए। अगर आप ज्यादा गहन विश्लेषण में रुचि रखते हैं और हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो नीचे दिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या basicsinsider.com पर जाएं। अगर आप आईफोन या एंड्रॉइड पर YouTube ऐप चला रहे हैं, ये कीमत इसलिए ज्यादा है क्योंकि ऐप स्टोर अपनी खुद की फीस लेता है। तो अगर आप वो कीमत नहीं देना चाहते तो आप अपने फोन या कंप्यूटर पर ब्राउजर के जरिए हमारे चैनल पर जा सकते हैं। हमें आपका साथ पाकर खुशी होगी और आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वापस चलते हैं अपने वीडियो पर। अब मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ, मुख्य चैनल का कंटेंट नहीं बदल रहा है। हमें इस पर कुछ कमेंट्स और ईमेल्स मिले हैं। हमारी नियमित कवरेज जारी रहेगी। बेसिक्स इनसाइडर सिर्फ अतिरिक्त सामग्री है जिससे सदस्य गहराई से
टैक्टिकल ब्रेकडाउन तक पहुंच सकते हैं। पूर्व सैनिक समुदाय की असली टिप्पणी और विस्तृत विश्लेषण। अब ये वो चीजें हैं जिन्हें आप वास्तव में YouTube पर प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे वीडियो को सीमित कर देता है और यही वजह है कि हम बेसिक्स इनसाइडर बना रहे हैं। अब चलिए वापस आते हैं कि यूक्रेन वास्तव में रूस के अंदर किन चीजों को निशाना बना रहा है। हर कोई उन वाइल्डबेरी वेयर हाउसों के बारे में बात कर रहा है जो नष्ट हो रहे हैं और ये एक महत्वपूर्ण कहानी है, तो हम उस पर अभी बात करेंगे। लेकिन ये अकेली कहानी नहीं है, क्योंकि यूक्रेन सिर्फ वेयर हाउसों से कहीं ज्यादा पर हमला कर रहा है। देखिए, बस कल ही यूक्रेनी ड्रोन ने काला सागर और एजो सागर में रूस के शेडो फ्लीट के 13 और टैंकरों पर हमला किया। इससे यूक्रेन द्वारा निशाना बनाए गए रूसी जहाजों की कुल संख्या 196 हो गई है। बस 4 जहाज और फिर वे 200 होंगे। यह सब कुछ हफ्तों में हुआ। ये अभियान 6 जुलाई को शुरू हुआ था। अभी 1 महीना भी नहीं बीता है और 200 रूसी जहाजों पर हमला हो चुका है। इसके अलावा यह भी याद रखना जरूरी है कि यूक्रेन बिना चालक वाले ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका मतलब है कि इन अभियानों को अंजाम देने के लिए किसी भी यूक्रेनी की जान खतरे में नहीं डाली जा रही है। इसी कारण रूसी युद्ध ब्लॉगर नाराज हैं। इस संदेश को देखिए जो एक रूसी युद्ध ब्लॉगर ने हाल ही में प्रकाशित किया है। पहले खाने के कूपन हुआ करते थे, जल्द ही काला सागर में टैंकरों के प्रस्थान के लिए भी कूपन की जरूरत पड़ेगी। रूस का काला सागर बेड़ा अपने बेस में फंसा है, वह खुले समुद्र में नहीं निकल सकता। एक याद दिला दूं, रूस ने काला सागर पर दबदबा बनाने के लिए क्राइमिया पर कब्जा किया। हम सोचते हैं कि अगर व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन को इसके बारे में पता होता तो वह अब तक कार्रवाई कर चुके होते। कोई उन्हें रिपोर्ट नहीं करता क्योंकि उन्हें अंधेरे में रखा गया है। वे अब भी मानते हैं कि क्रूजर मॉस्को स्नेक आइलैंड के पास मुख्य जहाज है। हम उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा हो। जो लोग मजाक नहीं समझे, उन्हें बता दूं कि मोस्कवा रूस के काला सागर बेड़े का प्रमुख युद्धपोत था, लेकिन यूक्रेन ने इसे 2022 में 4 साल पहले डुबो दिया था। और अब यह युद्ध ब्लॉगर सार्वजनिक रूप से इस बात का मजाक उड़ा रहा है कि पुतिन को अब भी नहीं पता कि यह कौन सा साल है। मुझे लगता है पुतिन अब भी 3 दिन की विशेष सैन्य कार्रवाई के जल्दी खत्म होने की उम्मीद कर रहे हैं। फिर भी ये वही पुरानी रूसी रणनीति है, अच्छा जार बुरे दरबारी। रूस में मान्यता है कि जार हमेशा बुद्धिमान और अच्छा होता है। देश की समस्याएं हमेशा सलाहकारों के कारण होती हैं, वे दरबारी जो उसे झूठी और गलत जानकारी दे रहे हैं। ये रूसी लोगों का पुराना तरीका है हालात से निपटने का, लेकिन मुझे यकीन है कि पुतिन को इससे कोई आपत्ति नहीं है। पुतिन की सबसे बड़ी चिंता सत्ता में बने रहना है। जब तक रूसी लोग उसे अपनी समस्याओं का जिम्मेदार नहीं मानते, वो खुश है। दुर्भाग्य से इसे जारी रखना अब मुश्किल है, क्योंकि रूसी लोग अपना देश जलते देख रहे हैं। हाँ, मैं वाइल्डबेरीज के वेयरहाउस की ही बात कर रहा हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो मिस की हो तो ये छोटा सा रिकैप है। वाइल्डबेरीज रूस की बड़ी कंपनी है, जैसे अमेरिका में अमेज़न, लेकिन संरचनात्मक रूप से देखें तो रूस में वाइल्डबेरीज का दबदबा अमेरिका में अमेज़न के दबदबे से कहीं ज्यादा है। उनकी लॉजिस्टिकल पहुंच इतनी प्रभावशाली है कि रूसी सेना चुपचाप मोर्चे तक सामान पहुंचाने के लिए वाइल्डबेरीज का उपयोग कर रही है। वे अपनी लॉजिस्टिकल समस्याएं इसी से हल कर रहे हैं। इसी कारण यूक्रेनियों ने करीब 5 दिन पहले हमला शुरू किया था और ये हमले हर रात बढ़ रहे हैं। अब इसकी शुरुआत मॉस्को क्षेत्र के एक वेयरहाउस से हुई थी। मॉस्को शहर से नहीं, बल्कि मॉस्को क्षेत्र से, मतलब जैसे पूरा राज्य। और सोचिए क्या हुआ। हमले के कुछ दिन बाद वेयरहाउस अब ऐसा दिखता है, देखिए। तो सोचिए क्या हुआ। तब से यूक्रेन ने और भी ज्यादा वाइल्डबेरीज के वेयरहाउस तबाह कर दिए हैं। सिर्फ पिछले 2 दिनों में उन्होंने 3 और पर हमला किया है। देखिए, यूक्रेनी सशस्त्र बलों के लिए यह एक बेहद सफल रात रही, जिन्होंने दक्षिणी रूस में वाइल्डबेरीज के 2 बड़े ठिकानों को नष्ट कर दिया। और ये रहे वीडियो क्लिप्स। वो आग तो असली नहीं लगती। मेरा मतलब है, यकीन करना मुश्किल है कि आग असली है, इतनी बड़ी है। मुझे नहीं लगता वहां कुछ बचेगा। ये वही क्लिप है जो वीडियो की शुरुआत में दिखाई गई थी, जिसमें लड़की पुतिन को सूर्योदय के लिए धन्यवाद देती है। रूसी आसमान ये हवा की गुणवत्ता के लिए ठीक नहीं है। अब ये ऐसी चीज है जिस पर हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन वे 2 सुविधाएं जिन्हें यूक्रेन ने नष्ट कर दिया, वे कंपनी की देश की चौथी और छठी सबसे बड़ी सुविधाएं थी जिन्हें नष्ट किया जा रहा है। मुझे लगता है पहली पर हमला हो चुका है, अब शीर्ष 10 में कुछ ही बची है। यहाँ एक क्लिप है जिसमें एक रूसी व्यक्ति अपनी खिड़की के ठीक बाहर क्या हो रहा है यह पता लगा रहा है। सुनिए। मैं था। अब अगले क्लिप में आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर
आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। ये ऐसा है जैसे कोई मच्छर आग बुझाने की कोशिश कर रहा हो या कुछ ऐसा। आप अभी भी किसी तरह की पटाखों जैसी आवाजें सुन सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज के अवशेष फट रहे हों। हेलीकॉप्टर चारों ओर उड़ रहे हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे सफल नहीं हो पाए हैं। चारों ओर धुंध है। आखिरकार दाहिनी तरफ ही सबसे ज्यादा आग लगी हुई है। धुआं काला होता जा रहा है। बाईं तरफ वाला अभी ठीक है। अगर वे दाईं ओर की आग नहीं बुझाएंगे तो बाईं ओर भी लग जाएगी। दाईं तरफ वाला लगभग पूरी तरह जल चुका है। वे हेलीकॉप्टर से आग बुझा रहे हैं। इसका पैमाना इतना बड़ा है कि हेलीकॉप्टर पीछे एक छोटी बिंदी जैसा दिखता है। ठीक है, ये रहा हेलीकॉप्टर। अब कुछ रूसी लोग इसे शानदार टिकटॉक कंटेंट बना रहे हैं। कई लोग आग को बैकग्राउंड में रखकर ऐसे वीडियो बना रहे हैं जैसे वह वहां है ही नहीं, और ये वायरल हो रहा है। सुप्रभात। आज मैं किसी कारण जल्दी उठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ बेचैन करने वाले विचार परेशान कर रहे हैं। विचार असल में बात बस इतनी सी है। आप जानती हैं हम जूमर्स हैं। क्या आपको भी कभी बेचैन करने वाले विचार आते हैं? आज किसी वजह से मुझे एक खास बेचैनी महसूस हो रही है। मुझे ये क्यों परेशान कर रहा है? अब ये बात अभी पक्की नहीं है, लेकिन जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं गुरुवार सुबह, एक और गोदाम है रोसनेफ्ट में। वाइल्ड बेरीज के गोदाम के पास आग लगी है। हमें नहीं पता कि हमला गोदाम पर हुआ या कहीं और। अंदाजा लगाएं तो शायद वाइल्ड बेरीज के गोदाम पर हमला हुआ। कुछ घंटों में और जानकारी मिलेगी, और अगर गोदाम पर हमला हुआ इसका मतलब है यूक्रेन ने कंपनी के टॉप 10 में से 6 गोदामों पर हमला किया है, जैसे नंबर 1, नंबर 2, फिर नंबर 5, 6, 7, 8। आप समझ सकते हैं आगे क्या होगा। फिर यूक्रेन कुछ और पर ध्यान देगा। रूसियों के लिए जो हाल ही में इन गोदामों में सब कुछ खो रहे हैं। वाइल्ड बेरीज की सीईओ ने हाल ही में घोषणा की कि वह सभी को, उन सभी रूसी विक्रेताओं को जिन्होंने सब कुछ खो दिया, मुआवजा देंगी। अब हर चीज जैसी दिखती है वैसी नहीं होती। इस मुआवजे पर अब चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने एक रूसी व्यापारी का वीडियो देखा जिसमें वह अहम सवाल पूछ रहा था। ये वो सवाल है जो क्रेमलिन को पूछना चाहिए। जब यूक्रेन ने रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमला करने का फैसला किया, उन्होंने रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमला किया। जब उन्होंने रूसी टैंकरों पर हमला करने का फैसला किया तो क्या हुआ? उन्होंने रूसी टैंकरों पर हमला किया। और जब उन्होंने वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस पर हमला करने का फैसला किया तो उन्होंने वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस पर हमला किया। तो क्रेमलिन वास्तव में इसे रोकने के लिए क्या कर रहा है? और अगर यूक्रेन कुछ और ज्यादा महत्वपूर्ण चीज पर हमला करने का फैसला करता है तो क्या होगा? यही सवाल ये आदमी पूछ रहा है। सुनिए। मैं एक Украина куда хочет бить. तो अगर मैं सही समझ रहा हूं, यूक्रेन जो भी निशाना बनाता है वो अपने चुने हुए क्या लक्ष्यों आपको को समझ में निशाना आया? बनाता है। ये उन तक भी पहुंच सकता है। ऊंचा है। तो और बाजार अगर वे जाना। सब पर हमला करना चाहते हैं, रिफाइनरियों पर, मैं तो तो बस वे उन पर हमला करते गरीब ही हैं। रहूंगा। अगर वे वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस पर हमला करना चाहते हैं तो वे उन पर हमला करते हैं। अगर वे कल हमला करने का फैसला करते हैं तो मुझे पता नहीं चलेगा। हाँ, क्रेमलिन, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, सैन्य औद्योगिक परिसर, वे उन पर हमला करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है? अब मुआवजे की बात करें। जैसा उम्मीद थी, वाइल्ड बेरीज पर उन लोगों को भुगतान का जबरदस्त दबाव था जो सब कुछ खो रहे थे। हालांकि कंपनी ने 10 दिन पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया था, मूल रूप से यह कहते हुए कि अगर हमारे वेयरहाउस पर ड्रोन हमला होता है तो हम आपको कुछ भी देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट बदलाव के बावजूद वाइल्ड बेरीज की सीईओ ने कहा कि वह विक्रेताओं को मुआवजा देंगी। लेकिन ये हिसाब समझ में नहीं आता। देखिए, अनुमान के अनुसार, और ये सिर्फ रूसी विशेषज्ञों के हैं, कंपनी ने शायद पिछले 5 दिनों में लगभग 3.5 से 4 अरब डॉलर यानी करीब 300 अरब रूबल का माल खो दिया है। यह बहुत बड़ी रकम है, लेकिन शायद आप सोच रहे हैं तुलनात्मक रूप से शायद इतनी बड़ी कंपनी के लिए यह बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। शुरू में मैं भी यही सोचता था। मैंने देखा ये कंपनी सिर्फ करीब 9 अरब डॉलर की है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 9 अरब डॉलर कम पैसे हैं, ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन 9 अरब डॉलर की कंपनी 4 अरब डॉलर का भुगतान नहीं कर सकती। कम से कम मेरी समझ में ये बहुत असंभावित लगता है। किसी भी 9 अरब डॉलर की कंपनी के पास 4 अरब डॉलर नकद नहीं होते। सोचिए, हमें उसकी शुरुआती बात पर लौटना होगा जिसमें उसने विक्रेताओं को मुआवजा देने की बात कही थी। उसने यह नहीं कहा कि वह उनकी पूरी रकम लौटाएगी। यही हो रहा है। हमारे पास एक वाइल्ड बेरीज विक्रेता की क्लिप है जिसे मुआवजा मिला, और वो बिल्कुल भी उतना नहीं था जितनी उसे
उम्मीद थी। देखिए, आज 23 जुलाई है और वाइल्ड बेरीज ने 18 जुलाई को उनके गोदाम में जले सामान का मुआवजा हमें दे दिया है। मैं आपको मुआवजे की राशि दिखाता हूँ। ये हमारे बचे स्टॉक का मूल्य है जो वाइल्ड बेरीज के जिन केंद्रों पर हमला हुआ था उनमें से एक में था। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आज वाइल्ड बेरीज ने हमें कितना मुआवजा देने का फैसला किया है। फोर्स मेजोर के कारण क्षतिग्रस्त सामान हेतु स्वैच्छिक भुगतान राशि 10,687 रूबल 94 सेंट। आज हमें यही मुआवजा मिला। क्या आपको यह मिला? कमेंट्स में लिखें कि क्या आपको आज कोई बदलाव मिला या नहीं। उसे जो पैसा मिला वह उसकी असली हानि का 1% से भी कम था। असल में वह उसकी असली हानि का आधा प्रतिशत से भी कम था, जो वाकई में अपमानजनक है। उस समय तो कोई पैसा ना मिलना ही बेहतर होता। अब जाहिर है ये हमला निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं दिखाना चाहता कि ये सिर्फ यूक्रेन ही रूस पर हमला कर रहा है। रूस भी पलटवार कर रहा है। दुर्भाग्यवश रूस हमेशा की तरह आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। लेकिन उन खबरों को कवर करने से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि रूसी मीडिया, रूसी प्रचार तंत्र इन रूसी वाइल्ड बेरीज गोदामों पर हुए हमलों को कैसे कवर कर रहा है। देखिए, मुख्य खबर, ऑनलाइन मार्केटप्लेस की लॉजिस्टिक्स पर हमला हो रहा है। रूसी अर्थव्यवस्था को एक नई महंगाई चुनौती का खतरा है। लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रूसी अर्थव्यवस्था में महंगाई का नया कारण बन सकते हैं, जिस पर केंद्रीय बैंक को ध्यान देना होगा। ठीक वैसे ही जैसे तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेनी हमलों के बाद ईंधन बाजार में असंतुलन पैदा हुआ था। कॉमर्सेंट ने खास कैलकुलेट इन वही की है। एक हफ्ते में ड्रोन हमलों ने वाइल्ड बेरीज के 5 गोदामों को प्रभावित किया है, जिनका कुल क्षेत्रफल 8,02,000 वर्ग मीटर है, या कंपनी की कुल लॉजिस्टिक क्षमता का 14.3%। क्षमता का 8% हिस्सा अस्थायी रूप से कामकाज रोक देगा। निकट भविष्य में लॉजिस्टिक्स में शायद बदलाव किए जाएंगे। कुछ सामान भंडारण हेतु यूराल और साइबेरिया भेजे जाएंगे। खुद के गोदामों वाले विक्रेताओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी। मॉस्कोव्स्की का पहला पन्ना आज कॉमसोमोल्स्क पहुंचा। रूसी लोग फिर से कीमतों के बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, रूस ने पलटवार किया है और यूक्रेनी नागरिकों को निशाना बना रहा है। हाल ही में 21 जुलाई को रूस ने चेरनिहायु क्षेत्र में प्रशासनिक इमारत पर हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। सुम्मी क्षेत्र में एक आवासीय इमारत पर हमला हुआ, जिसमें 6 लोग घायल हुए, जिनमें 4 बच्चे थे। उन्होंने ओडेसा में बुनियादी ढांचे पर भी हमला किया। उससे पिछली रात रूस ने हमला किया और 11 साल की मरिया लेवचेंको की हत्या कर दी। वह परिवार के साथ घर में थी जब रूसी बम गिरे और वह बच नहीं सकी। ये ऐसी चीज है जो यूक्रेन में बहुत हो रही है। बहुत सारे बच्चे रूसी हमलों के कारण घायल हो रहे हैं और यही वजह है कि हमने यूनाइटेड 24 के साथ साझेदारी की, जो यूक्रेन की एक गैर लाभकारी संस्था है जिसे राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद स्थापित किया था। और उनके साथ साझेदारी करके हमने फंड रेजिंग अभियान शुरू किया है, जिसमें आप यूक्रेन की वायु रक्षा के लिए दान कर सकते हैं। दान यूक्रेन के स्काई डिफेंस के लिए है, जिसे उन्होंने जरूरत के कारण बनाया और हम लंबे समय से कवर कर रहे हैं। उन्हें रूसी ड्रोन व मिसाइल रोकने का तरीका चाहिए था और यह उनका समाधान था। और इसके अलावा जिस प्लेटफॉर्म के साथ हम साझेदारी कर रहे हैं, यूनाइटेड 24, आक्रमण शुरू होने के बाद मई 2022 से यह प्रमुख प्लेटफॉर्म दान एकत्र करता है। आप अभी दान करने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाएं या स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें। आपका दान यूक्रेन में निर्दोष लोगों की जान बचाने में मदद करता है। वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि रूस हर साल यूक्रेन पर कितने ड्रोन और मिसाइलें दाग रहा है, और ये आपको बिल्कुल सही बताता है कि हर एक एयर डिफेंस मिसाइल कितनी जरूरी है। वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि रूस हर साल यूक्रेन पर कितने ड्रोन और मिसाइलें दाग चुका है, और जैसा कि आप देख सकते हैं हर साल रूसी ड्रोन और मिसाइलों की संख्या बस बढ़ती ही जा रही है। और यही वजह है कि ये स्काई डिफेंस इतना जरूरी है। ये लोगों की जान बचाने और यूक्रेनी बुनियादी ढांचे को बचाने के लिए बेहद अहम हो गया है, ताकि वे लड़ाई जारी रख सके। तो अगर आप दान करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके दान कर सकते हैं। मेरा मानना है कि यह अमेरिका में पंजीकृत गैर लाभकारी संस्था है। अमेरिका से दान करने पर आप टैक्स में छूट पा सकते हैं। अन्य देशों में भी ऐसे कानून हो सकते हैं, लेकिन मुझे पूरी जानकारी नहीं है। फिर भी आपका पैसा अच्छे काम में लगेगा। बस इतना ही मेरे पास आप लोगों के लिए है। मेरा नाम सैम है और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा।